हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर आए हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे एग्ज़ाम में, जो एमसीक्यू टाइप के, उन्हीं के ही हम टॉप 10 क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। उसमें मैंने 5 क्वेश्चंस बता दिए हैं और इस वीडियो में भी हम 5 क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उसी वीडियो में मैं ख़त्म कर देता, लेकिन यह पहला वीडियो था तो आप सबको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत थी, समझने की ज़रूरत थी। आप लोग अगर समझेंगे तभी आगे समझ पाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं, अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और एक बात, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आप सबको इसके पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, हमने अपने पिछले वीडियो में क्या क्या बात किया था। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पहले क्वेश्चन पर पढ़ लिया था कि पहले क्वेश्चन में कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है बेंजीन का। तो हम लोगों ने देखा था कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये वाला ऑप्शन ट्रू हो गया था, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है तो इस वजह से इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन चौथा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि SO4 डबल माइनस में सल्फ़र का फॉर्मल चार्ज कितना होता है। तो हम लोगों ने उसको बहुत ही बारीकी से निकाला था, अच्छे से आप सबको मैंने समझाया था कि कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखें, हमारे पिछले वीडियो को आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास S मतलब सल्फ़र का फॉर्मल चार्ज जो है वह 0 होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने तीसरे क्वेश्चन पर भी बात किया कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है इनमें से। तो हम लोगों ने देखा था कि P4 हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और देखो, आप सबको शायद थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी एक्सटर्नल, तो उसे थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि ठंडक का समय है तो मेरा ब्लोअर चल रहा है, उसी के सामने मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो वो शायद थोड़ी आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही होगी। और एक बात और, ऐसा जो मतलब ये MCQ वीडियोज़ हैं, शायद MCQ केमिस्ट्री का यह पहला वीडियो है जो यूट्यूब पर आप सबको मिल रहा होगा। बहुत कम ही, या तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं ऐसा होगा जो आप सबको MCQ वीडियोज़ प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे भी आप लोगों को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको फर्स्ट सेमेस्टर के हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का लेक्चर प्रोवाइड किया गया था। और सेकंड सेमेस्टर में हम बहुत बड़े चीज़ को लाने वाले हैं, बहुत सारे चीज़ को भी कर लेंगे। देखो, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले आपको मैथ का भी लेक्चर देंगे, केमिस्ट्री का भी लेक्चर देंगे और फिजिक्स का भी लेक्चर देंगे, ठीक है। पहले तो ये हो गया। उसके साथ साथ उनका जो PDF रहेगा वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके साथ साथ क्या होगा कि हर एक चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा, हर वीकली हम कोशिश करेंगे कि मैं आप सबको 10 MCQs कराऊं, जिससे आपको टेलीग्राम पर ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग चाहें तो आप लोग जहां भी अगर टेलीग्राम पर चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, जिससे हमारा टॉपिक ना मिस हो और यह वीडियो जल्दी ही कवर हो जाए, ठीक है। तो देखो, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आप सबको। अगर आप लोग पिछला वीडियो देख लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें देखो, मैं चौथे क्वेश्चन पर भी थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। हम लोगों ने बात किया था डाइपोल मूवमेंट किसे कहते हैं, तो हमने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हमने बताया था कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है डाइपोल मूवमेंट। और उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिप्रेजेंटेशन का क्या सिंबल होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि पहला ऑप्शन इसमें भी करेक्ट था, ठीक है। अब आज आगे आ जाओ। आगे हमारे पास कौन सा है, आगे हमारे पास है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में एग्जिस्ट करता है।
ये भी क्वेश्चन मैं आप सबको शायद पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें भी मैंने आप सबको बताया था कि दूसरा सी वाला ऑप्शन है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है और इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 6 क्वेश्चंस, और इन 6 क्वेश्चंस पे हम लोगों ने MCQs देख लिए थे, ठीक है। अब आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर, और इस समय रात का समय है, लगभग रात के 12 बजने वाले हैं। तो लेकिन आप सबको तो हर शाम 6 बजे ही वीडियो मिलता है, तो आपको अगले दिन शाम 6 बजे ही, यानी कि 8 फरवरी को आपको 6 बजे वीडियो मिलेगा। तो आप लोग अगर डेली 6 बजे नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और चलो आगे बात करते हैं। मैं पता नहीं क्यों आज सब्सक्राइब करने के बारे में बार बार कह रहा है, जबकि ऐसा मैं करता नहीं, ठीक है। तो आप लोगों की इच्छा है, मुझे ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोग ऐसा करिए। आप लोगों की इच्छा है, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, अदरवाइज आपकी इच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यू टू व्हिच एटम द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ आयंस हैपन्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है, अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसे हम पहले नहीं पढ़े। इसको हम मतलब पोलराइजेशन के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं, पोलराइजेशन ऑफ आयंस, फजान्स रूल, पोलराइजेबिलिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक टॉपिक को बढ़िया से बात किया गया था। इसका मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको नहीं पढ़ाया था, इस वजह से इसमें हम पूरा डिटेल में भी समझेंगे। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या कहता है, ध्यान से देखना जिससे चीज़ें समझ में आ जाए। देखो हमारे पास कहता है कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस में कौन सा ऐसा एटम होता है जिसकी वजह से ही हमारा आयंस जो होता है उसमें पोलराइजेशन की घटना घटती है, कौन से एटम की वजह से। तो हम लोग जानते हैं कि जब पोलराइजेशन होता है तो उसमें एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन, ठीक है। ये बात हम लोग जानते हैं। ये होता है, मान लो ये हमारे पास है कैटायन यानी कि M+ मान लो, और ये हमारे पास एनायन यानी कि X- मान लो, ठीक है। तो अब अगर बात किया जाए तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये कैटायन है, यही कैटायन क्या करता है, इस एनायन के आउटर सेल को, या फिर कह सकते हैं वैलेंस सेल को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ऐसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है कि जब यह स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो ये वाला पार्ट इसका, मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ही इस आयन में एक कोवेलेंट बॉन्ड का भी गुण आ जाता है, जो यहाँ पर हमारे पास आयनिक बॉन्ड बना था। लेकिन इसमें जब यह आयनिक बॉन्ड बना था, लेकिन जब इसमें पोलराइजेशन की घटना हो जाती है तो इसमें हमारे पास कोवेलेंट का भी गुण आ जाता है, ठीक है। और इसी घटना को ही, ये तो फजान्स रूल के बारे में बात हो गई, लेकिन इस घटना को यहाँ पर एनायन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होना ही हमारे पास कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि जो हमारे पास कैटायन है, जो हमारे पास यहाँ पर प्लस चार्ज था, और वह जो हमारे पास माइनस चार्ज था, इसमें ये हमारे पास है M+ और ये हमारे पास है X-। इसमें जो हमारे पास कैटायन होता है M+, यही मेन रोल निभाता है। इसी की वजह से ही इसका आकृति जो होता है वह डिस्टर्ब होता है। यानी कि जो हमारे पास पोलराइजेशन की घटना होती है, ये घटना कब होती है, जब कैटायन अपना काम करता हो, यानी कि कैटायन जब एनायन का आकृति डिस्टर्ब करने का काम करता हो, ठीक है। और देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो जो हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब नई शिक्षा नीति आई है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने एग्ज़ाम MCQ के फॉर्म में करा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने MCQs लेकर आया है आप सबके लिए, और मैं आप सबकी तैयारी पहले ही कंप्लीट करा दिया हूँ। आप सबको अगर रिटन की तैयारी करनी है तो आप लोग
आप लोगों की तैयारी कंप्लीट होगी, क्योंकि अगर आप लोग हमें शुरू से देखते आए हैं तो आप लोगों की तैयारी कंप्लीट होगी रिटर्न के लिए। लेकिन एमसीक्यू के लिए तैयारी कंप्लीट नहीं थी, इसी वजह से मैंने एमसीक्यू के भी क्वेश्चंस आप सबको कराने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से आई थिंक 20 दिन बहुत होंगे, ठीक है। 20 दिन में हम लोग सभी एमसीक्यूज कर लेंगे केमिस्ट्री के, और इसके साथ साथ एमसीक्यूज के जब केमिस्ट्री के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रेडी होंगे। आप लोग एग्ज़ाम में अगर बैठेंगे तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। हमारे पास 7वां क्वेश्चन हो गया, अब हम बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है 8वां क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी इज इंक्रीज्ड, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर जो लिखा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जब आप लोग बैठेंगे तो इससे क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैं खुद से बनाया हूँ, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपके सिलेबस के हिसाब से होगा ना। तो आप लोगों का जो सिलेबस है उसी से मैं क्वेश्चंस बना कर लाया हूँ अपनी तरफ से, जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी इज इंक्रीज्ड, तो उस कंपाउंड में क्या परिवर्तन आएगा। देन द कंपाउंड विल बी, क्या हो सकता है, मोर स्टेबल मोर अनस्टेबल हो सकता है, या मोर स्टेबल हो सकता है, या अनस्टेबल होता है, या फिर नन ऑफ दीज हो सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें क्या हो सकता है, तो इसके बारे में पहले समझो। लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं, मैंने आप सबको बताया था, एक वीडियो पूरा प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाया था लैटिस एनर्जी पर। लैटिस एनर्जी में मैंने आप सबको समझाया था कि जब दो फ्री गैसियस एटम्स आते हैं एक दूसरे के करीब, जब दो फ्री गैसियस एटम, ये फ्री गैसियस आयंस हैं और ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये मान लो हमने गैस बना दिया डॉटेड करते हुए। जब ये फ्री गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हैं और ये जब एक दूसरे के करीब आए और ये एक दूसरे से एक बॉन्ड बना लिए, ठीक है, तो सॉरी, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड की वजह से ये दोनों एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। मान लो A+ है और B- एक आयनिक कंपाउंड बनाए, और इसकी मात्रा अगर 1 मोल हो जाती है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो इनके बॉन्ड में बनने से, जो इनके बॉन्ड के बनने से एनर्जी रिलीज हुई है, इसी बॉन्ड के बनने से जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई है, ये एनर्जी निकल रही है, इसी एनर्जी को ही हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो जब लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि जो हमारे पास लैटिस एनर्जी है वो अगर बढ़ रहा है, तो हमारे पास A और B जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में क्या इफ़ेक्ट आएगा, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो देखो, जब एनर्जी, कब लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं, जब यहाँ आयनिक कंपाउंड बन रहा है और इसकी मात्रा 1 मोल हो रही है, तो इस सिचुएशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही हमारे पास लैटिस एनर्जी कहला रही है। तो अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, तो उस सिचुएशन में उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, अगर एनर्जी ज़्यादा निकल रहा है तो कंपाउंड भी ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तभी तो एनर्जी जो है वह ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो वह कंपाउंड भी ज़्यादा स्टेबल होगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को मैंने आप सबके देखा है,
और वहीं से ही मैंने ऐसे क्वेश्चंस बनाने का आइडिया निकाला है कि आप लोगों को पहले मैं भी नहीं सोच पा रहा था कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जब मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को देखा तो वहाँ से मुझे आइडिया लगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम ये पहली बार हो रहा है जो MCQ में हो रहा है, इससे पहले नहीं होता था। और हायर लेवल का मैं पहले से ही जानता था कि कैसे होते हैं, तो हायर लेवल का आप सबके लिए किया नहीं जा सकता, आपको लोअर लेवल का ही समझाया जाता है, तो इस वजह से ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है 9वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो हमारे पास कहता है वह कहता है, ये थोड़ा मैं आप सबके कॉमन सेंस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में जो थोड़े आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे लेकिन आपके कोर्स में नहीं होंगे। इसमें जो हमारे पास पहला ये जो 9वां क्वेश्चन है यही हमारे पास आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 मोल? एक मोल का क्या मतलब है, या फिर कह सकते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 मोल। ठीक है, एक मोल का क्या वैल्यू है या क्या मतलब है। तो हम जानते हैं, देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए भी मैंने ऑप्शन बनाया है कि 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल होगा, या फिर -23 मॉलिक्यूल होगा, या फिर +24 मॉलिक्यूल होगा, या -24 मॉलिक्यूल होगा। तो ये आपके कन्फ्यूजन के लिए मैंने ये क्वेश्चन लेकर आया है। मैं ये क्वेश्चंस जो आप जितने भी क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ वो आप सबको फंसाने के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको फंसाया जाएगा, जिससे आप लोग फंसेंगे और आप लोग गलती करके आएंगे। लेकिन यहीं से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरे वीडियोज़ को देख देख कर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके सभी क्वेश्चंस आपके हिसाब से बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग देखे होंगे, मैंने आप सबको किसी वीडियो में मैंने आपको पूरा इसके बारे में, एक मोल के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो वहाँ पर मैंने आप सबको समझाया था कि जो हमारे पास एक मोल होता है उसमें जो मॉलिक्यूल की संख्या होती है, यानी कि अणुओं की संख्या होती है, वो होता है 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। आगे बात करें, ये आपको याद भी होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको छोटे छोटे जैसे फार्मूले होते हैं मैथ में, वैसे ही ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे बायोलॉजी में बायोलॉजी के फादर किसे कहते हैं, तो ये सभी चीज़ें वैसे भी केमिस्ट्री में वैसे ही ये भी होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पहले से ही याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आप सब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे सर ये हो रहा है। ये 10वां क्वेश्चन मैं बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही ज़्यादा मुझे सोचने में समय लगा था, उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को बनाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लेवल का है लेकिन आप लोग इस पर सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पर पूछता है कि डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या है। आप लोग अगर याद किए होंगे तो सीधे बता देंगे, लेकिन अगर याद नहीं किए हैं या फिर आप लोग याद किए हैं और भूल गया है तो आप लोग कंफ्यूज होंगे इस ऑप्शन में। इसी वजह से मैं इस क्वेश्चन को ही लेकर आया था। ठीक है, और मैं आप सबको डाइपोल मोमेंट के बारे में एक जगह और मैंने पहले ही बताया है, इसमें मैंने आप सबको डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था। तो आप लोग अगर पिछला वीडियो ही देखेंगे तो यहाँ पर आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो अब चलो बात करते हैं इसमें। ठीक है, देखो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शंस दे दिया गया है कि Q × D है, या फिर D × Q है, तो और तीसरा ऑप्शन है Q × R है, या फिर NOT है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, इन तीनों ऑप्शंस में से कोई नहीं। तो ये तो पहले ही मैं बता देता हूँ, ऐसा ये गलत ऑप्शन है, और ये भी गलत ऑप्शन है। जहाँ पर मैं बता देता हूँ Q जो है वह हमारे पास एटम पर चार्ज है, और D जो है वह 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, और R जो है वह किसी एक एटम का रेडियस है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ऑप्शंस पर बात करते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है वो क्या होता है अभी बताता हूँ। देखो अब ये दोनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट = होता है Q × D, लेकिन इसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, D × Q, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है।
लेकिन ये जो लिखा गया है ये होता है गलत। क्यों गलत होता है? क्योंकि हमने बताया था कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, ना कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसी वजह से हमारे पास जो ए ऑप्शन होता है Q इंटू डी, ये ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस होता है, इसी वजह से मैंने आप सबको ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए लेकर आया था। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे और उसी वीडियो में हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ डेली शाम को 6 बजे पाने के लिए, ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चंस पाने के लिए, अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर ही रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, पढ़िए, खेलिए और आगे बढ़ते रहिए।